हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हम थर्ड पार्ट पे आए हुए हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848, यानी 1830 से लेके 1848 तक किस किस तरह से रिवॉल्यूशन हुए पूरे यूरोप में, क्या क्या तरीके लोगों ने अपनाए यूरोप में रिवॉल्यूशन के। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं कि किस तरह से कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए थे। हमने तीन बातें आपको बताई थी। पहली बताई थी आपको कि जो बर्बो डायनेस्टी के किंग थे लुई फिलिप्स, उनको जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया था 1830 में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो ब्रसेल था उसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट करके एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था। और तीसरा बताया था कि ग्रीक को ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी दिलवाई थी और ग्रीक भी अब इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन से आप एकदम से सोचते हैं पता नहीं क्या होता है रोमांटिक। तो रोमांटिक का अगर आप सिंपल सा मीनिंग निकालते हैं तो आप यही कह सकते हैं कि आर्ट से, पोइट्री से, स्टोरीज से, म्यूजिक से, इन सब की हेल्प से जब कोई नेशनलिज्म की फीलिंग डाली जाती है लोगों के मन में तो उसे बोलते हैं रोमांटिक। ठीक है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं नेशनलिज्म के लोगों में, पर सभी का मकसद एक ही था कि राष्ट्र की भावना को जगाना, डेमोक्रेसी लेना और एक नेशन स्थापित करना। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपीरियंस expansion. Culture played an important role in creating an idea of nation. Art and poetry, stories and music help express the shape nationalist feelings. कह रहे हैं ये लोग कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि उससे वॉर हुई और खाली देश देश का विकास हुआ, अगर युद्ध होता है तो खाली एरिया बढ़ जाता है, बल्कि नेशनलिज्म की फीलिंग हम तब भी कहते हैं जब हमारी कल्चरल, सोशल सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने में। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, ए कल्चर मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. अब जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो कौन होते थे? जो भी पोएम लिखते थे, जो भी आर्ट बनाते थे, जो भी स्टोरीज लिखते थे, या इस टाइप की आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने के लिए कोई म्यूज़िक कंपोज करते थे, वो सब रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे। ठीक है, और वो किसका क्रिटिसिज्म करते थे? वो सारे रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे वो आप सीधे कह सकते हो कि साइंस का और जो फैक्ट होते हैं उनका या रीज़न होते हैं उनका क्रिटिसिज्म करते थे। ठीक है, अब क्या क्या किया उन्होंने यहाँ से देख लेते हैं। आपके पेज नंबर 14 पे आएगा आपका। other romantics such as जर्मन फिलोसफर, एक जर्मन फिलोसफर थे जोहान ग्राडफील्ड। ठीक है, 1744 से 1803 तक क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। दास वॉक, उनका मानना था, जो जर्मन के एक फिलोसफर थे योहान ग्राडफील्ड, वो एक रोमांटिक थिंकर थे और उनका मानना था कि सच्ची जर्मन की जो कल्चर है, यानी सच्चा जर्मन का जो कल्चर है वो उनकी जो फोक डांस है या फोक जो म्यूज़िक है उसमें, मतलब जैसे अपने यहाँ हरियाणा का अगर हम कहीं फोक डांस है, फोक म्यूज़िक है, हरियाणवी गीत है, तो उनका मानना था कि जो एक्चुअल जर्मन कल्चर है, जो एक्चुअल जर्मन को मानने वाले लोग हैं, वो असल में कहाँ बसा हुआ है? वो फोक डांस, फोक पोइट्री, फोक सॉन्ग, ठीक है, इन सब चीज़ों में बसा हुआ है। असल जर्मन यहाँ पे दिखता है, आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम कहें कि असल हरियाणा आपको गांव में जाने के बाद दिखता है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, कैसा खाते, कैसे रहते, कैसे पीते हैं।
किस तरह के कल्चर फॉलो करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने भी कहा कि एक्चुअल में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो जर्मन कल्चर की फीलिंग है, वो आपको हमारी फोक डांस में, फोक पोइट्री में, फोक सॉन्ग में, फोक म्यूज़िक सिस्टम में, इनमें मिलेगा। ठीक है। उसके बाद वो आगे कह रहे हैं, सो कलेक्टिंग द रिकॉर्डिंग these forms of folk culture was essential to be project of nation building। तो उनका कहना था कि अगर हम इस तरह से सारी फोक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जैसे फोक डांस को, फोक सॉन्ग को, फोक पोइट्री को, ठीक है, तो हम अपने नेशन को बिल्ड करने की सोच सकते हैं। यानी कि हमें सबको इकट्ठा करने के लिए अपने फोक, जो हमारा पुराना कल्चर चलता आ रहा है, उसको संभालना होगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, the emphasis of vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient nation spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। हुआ क्या, वो कह रहे हैं कि क्योंकि ज़्यादातर जो जनता थी वो कैसी थी, मतलब वो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा थी। ठीक है, लोकल लैंग्वेज बोल देते हैं, जैसे अपने यहाँ ये देख लो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे अपनी लैंग्वेज चेंज हो रही है, अपनी बोलियाँ बदल रही हैं। तो अब क्या था कि उन लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग लानी थी एक तरह से रोमांटिकिज्म के थ्रू, रोमांटिक सॉन्ग्स और इन सब के थ्रू, कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो लोग इलिटरेट थे। ठीक है। अब इलिटरेट लोगों को आप लोग पेपर पब्लिश करके या न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं समझा सकते हो। उनको समझाने के और बताने के लिए आपको पोइट्री का, सॉन्ग्स का, डांस का, नाटक करते हैं उनका, इन सब चीज़ों का साथ लेना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ क्या किया गया कि जहाँ के ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, खासकर आप कहो कि पोलैंड की बात करें तो 18th सेंचुरी के लास्ट में रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी जो ग्रेट पावर्स थी ना, उन्होंने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मतलब सबका कल्चर अलग अलग हो गया था, सब परेशान हो गए थे और उसमें नेशनलिज्म की कोई फीलिंग नहीं थी। तो अब हुआ क्या कि म्यूज़िक के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू और पोइट्री के थ्रू उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया गया। ठीक है। अब किस किस तरह से जगाया गया, मसलन मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। एक होती है कैरोल कुर्ब्स्की। ठीक है। कैरोल कुर्ब्स्की एक पोएट बता दो, वो थे। उन्होंने नेशनल फीलिंग को जगाने के लिए, ओपेरा एक तरह का म्यूज़िक होता है। ठीक है। ओपेरा आप अगर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, हमें नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ का फोक म्यूज़िक था ओपेरा। ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा उसके थ्रू बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया गया। ठीक है। पोलेनेस, मुजोर्का और इस तरह के डांस होते थे जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जाए। और पोलैंड के लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्योंकि पोलैंड के टुकड़े हो गए थे। ठीक है। तो और इन्होंने कर दिए थे रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया ने। तो अब पोलैंड के लोग, ठीक है, अलग हो गए थे, लेकिन उनका कल्चर सेम था। तो वह इस तरह का एक, आप ये कह दो कि इस तरह की एक सेरेमनी करा करते थे जिसमें वो अपने पुराने कल्चर को, फोक कल्चर को, डांस को, ओपेरा को, इन सब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, इनका कंपटीशंस करवाते। इस तरह से इनको अपने जहन में याद रखने के लिए, अपनी न्यू जनरेशन को दिखाने के लिए ये लोग इस तरह के जो है इकट्ठे प्रोग्राम्स करते रहते थे। क्योंकि पोलैंड के मैं बता चुकी हूँ कि 2 टुकड़े हो गए थे, अलग अलग टुकड़ों में बट गया था, पर कल्चर सेम था। और अपने आगे वाली जनरेशन को कल्चर से और नेशनलिज्म की फीलिंग से अवेयर करवाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए कि हमारा ऐसा कल्चर होता था, ये लोग पोइट्स वगैरह लगकर और अपना जो ट्रेडिशन कल्चर चलता आ रहा था उसको फॉलो करते थे। ठीक है। अब लैंग्वेज की बात आई। लैंग्वेज टू प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट sentiments. After Russia Corporation, the Polish language was forced आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। हुआ क्या कि आपको बता दें कि जैसे वियना कांग्रेस ने पोलैंड का बहुत सा हिस्सा, वियना कांग्रेस ने पोलैंड का बहुत सारा पार्ट जो है वो रशिया को दे दिया। धीरे धीरे वहाँ के लोगों में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, क्योंकि
रशियन लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा। स्कूलों में कहा जाने लगा कि रशियन लैंग्वेज पढ़ाओ, पर्शियन लैंग्वेज नहीं पढ़ाओगे, ठीक है, पोलिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाओगे। तो इस तरह से वहाँ के जो पोलिश, अब देखिए मान लीजिए हरियाणा में राजस्थान आकर अपना अटैक करता है और यहाँ पे अपना राज बना लेता है, और अब हमारे हरियाणा के स्कूलों में कहा जाए कि आप लोग हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, राजस्थानी लैंग्वेज को ही अपनी लैंग्वेज रखेंगे, या इस तरह से, या पंजाब आक्रमण कर दे तो कहा जाए कि आप हिंदी नहीं, आप गुरुमुखी जो उनकी लैंग्वेज है उसको स्कूलों में पढ़ाइए। तो लोगों ने इस तरह से करने से मना कर दिया, लेकिन ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनसे करवाया जाने लगा। जो लोग नहीं करते थे उन्हें जेल में बंद किया जाने लगा, ठीक है। और जो चर्च होते थे उसमें भी कहा जाने लगा कि इस तरह की एजुकेशन जो है ना, वो चर्च की एजुकेशन भी रशियन लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, पर वहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो अपनी पोलिश लैंग्वेज में ही जो है चर्च की सारी शिक्षाएं देते थे, एजुकेशन भी उन्हें पोलिश लैंग्वेज में ही दे दी जाती थी, क्योंकि अब लोगों को एक तरह से उनके साथ स्ट्रगल करना था। जैसे ही वो लोग कहते कि रशियन लैंग्वेज यूज़ करो, वहीं पे पोलैंड के लोग क्या यूज़ करना शुरू कर देते, पोलिश लैंग्वेज स्टार्ट करते, और वहीं से पोलिश में ही ओपेरा बजाते, पोलिश में ही म्यूज़िक, पोलिश में ही पढ़ाई करवाते बच्चों की, ठीक है। तो एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग एक लैंग्वेज के थ्रू भी लोगों में आई, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिज्म आफ्टर रशिया। मैं बता चुकी हूँ सारी बातें आपको, ठीक है। अच्छा, एक खास बात की उस टाइम पे जो रशियन आर्मी थी, उन्होंने लोगों को बहुत आप ये कह सकते हो कि उनका बहुत, उनकी पिटाई करी आप कह दो, या उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, क्योंकि वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, वो रशियन लैंग्वेज उन्होंने नहीं बोली, ठीक है। हुआ क्या कि बहुत सारे जो ज़बरदस्ती लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे और पोलिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, और क्या किया उन लोगों ने, इसमें कह रहे हैं ये लोग कि इन 1831 में, उससे पहले आ रहा है 1831 में, एक तरह से आप ये कह दो कि लैंग्वेज के बेस पे रशिया में या पोलैंड में कह लो, पोलैंड में रशिया और पोलिश लैंग्वेज के बीच में एक रिवोल्ट बन गया, रेबेल हो गए लोग, अगेंस्ट हो गए रशियन लैंग्वेज के, ठीक है। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर ऑफ crazy in Poland because began to use language as a weapon of nation resistance। अब तो लोगों ने लैंग्वेज को, यानी पोलिश लैंग्वेज को एक वेपन के थ्रू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, यानी जहां उन्हें लगता कि रशियन हमें दबा रहे हैं, वहीं वो पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करके अपना रिवोल्ट दिखाते थे, ठीक है। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च। लोग जो हैं चर्च में इकट्ठा होते और जो भी धार्मिक उनका कार्यक्रम होता वो पोलिश लैंग्वेज में ही शुरू कर दिया, ठीक है। अब रशियन लैंग्वेज का जो भी पॉप्स होते थे, जो भी पादरी होते थे, वहाँ के जो प्रीस्ट होते थे चर्च के, वो अगर रशियन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे तो उन्हें साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता था, यानी उनके साथ भी अत्याचार किए जाते थे। ज़बरदस्ती वहाँ के प्रीस्ट को कहा जाता था कि रशियन लैंग्वेज यूज़ करें, लेकिन क्योंकि वो पोलैंड के थे तो वो पोलिश लैंग्वेज को ही अपनी लैंग्वेज मानते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आप और धीरे धीरे देखा जाने लगा कि जो पोलिश लैंग्वेज है वो रशियन के एकदम अगेंस्ट हो गई थी और रशियंस की डोमिनेंस को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, इसीलिए स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तो मैंने यहाँ आपको पोलैंड के ही 2 एग्जाम्पल बताए। एक मैंने बताया कि लैंग्वेज के बेस पे किस तरह से लोगों ने रिवोल्ट किया, ठीक है। और लैंग्वेज को हम रोमांटिक ही मानेंगे, क्योंकि उसमें कोई इस तरह से वेपन्स यूज़ नहीं हुए थे, वो एक तरह से रोमांटिक इमेजिनेशन थी, ठीक है। और पोलैंड के लोगों ने उसका विरोध किया। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्योंकि पोलैंड के 2 टुकड़े हो गए थे, अलग अलग टुकड़ों में बट गया था, तो पोलैंड के लोग जो है अपने कल्चर को ठीक ठाक जिंदा रखने के लिए एक कुछ एक्टिविटी करा करते थे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते थे, कुछ ट्रेडिशनल प्रोग्राम करते थे, जिसमें वो ओपेरा करते थे, ठीक है, और मज़ारो करते थे, अलग अलग तरह के जो भी उनके फोक डांस थे या जो भी उनके फोक सॉन्ग थे या पोइट्रीज थी उसको गाया करते थे, ठीक है। तो ये एक अलग तरीका था रेवोल्यूशन करने का। उससे पहले वाला जो रेवोल्यूशन करने का तरीका मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो एक तो ये था कि ग्रीक को फ्री करवाया था,
एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ नीदरलैंड से ब्राज़ील को आज़ाद करवाया था। एक मैंने बताया था आपको कि बोर्बो डायनेस्टी को अब क्या बना दिया गया था, उसके राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया था। और रोमांटिक इमेजिनेशन में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू जब नेशनलिज्म की फीलिंग्स जगाई जाती हैं तो उन्हें जो है वो रोमांटिक इमेजिनेशन कहते हैं। और पोलैंड के एग्जाम्पल इसमें देने हैं, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बेस पे लोग पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, रशियन लैंग्वेज नहीं करते थे। और दूसरा आप कह सकते हो कि जो पॉलिश यानी पोलैंड के जो लोग थे वो यूनाइटेड अपना एक कल्चर फॉलो करते थे, फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, इन चीज़ों को, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग दबे नहीं, जगी रहे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।